नमस्कार। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मयंक शुक्ल और मैं हूं अंशु। इसी के साथ स्वागत करते हैं आपका आज का कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। नई सुबह है, नया वीक है और नए एनर्जी लेवल्स के साथ एक बार फिर से हाजिर है हम इन वादियों में जिन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, जिन्होंने थ्रिल को खुद महसूस किया। अब उनसे बात करने और चर्चा करने का समय आ गया है, लेकिन वो लोग कौन हैं, आइए पहले देखते हैं उनके विषय में एक छोटी सी फिल्म। मकसद बड़ा है, हसरत बड़ी है, चुनौती विशाल है, मगर इरादा उससे भी ज्यादा अटल है। चुनौती को चितकर प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की इच्छा हिमालय से भी अधिक प्रबल 130 करोड़ हिंदुस्तानी और उसकी आने वाली पीढ़ी की फिक्र उससे भी ज्यादा विराट। लिहाजा सबसे जरूरी और सबसे बड़े संदेश को सर्वोच्च शिखर पर खड़े होकर दुनिया के सामने दोहराने निकल पड़े भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रविंद्र कुमार। तो जिन्होंने चुनौती को स्वीकार किया, संकल्प लिया और संकल्प को किया सिद्ध, ऐसे श्री रविंद्र कुमार जी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। आईएएस ऑफिसर हैं, झांसी के डीएम हैं। आपका बहुत अभिनंदन है रविंद्र कुमार जी कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू अंशु जी। साथ ही हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हैं, आईटीबीपी के डीआईजी श्री प्रेम सिंह जी परोक्ष रूप से हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में जुड़े हैं। उनसे भी चर्चा करेंगे। आप भी एवरेस्ट पर्वत क्लाइंब कर चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है प्रेम सिंह जी कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में। धन्यवाद जी, थैंक यू सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि आप 2 बार पर्वतारोही रह चुके हैं। ऐसे में जब पहली बार आपने ये जाना कि माउंट एवरेस्ट पर मुझे चढ़ना चाहिए, आपने क्लाइंब की जब चेष्टा आपके मन में आई, तो उसके पीछे क्या विचार आया, कैसे आपने इसको चुना और क्या विचारधारा आपकी इसके पीछे रही? देखिए, अभी मैं उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हूँ। इसके पहले मैंने कुछ साल सिक्किम में काम किया है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम सिक्किम ज्वाइन करने जा रहा था तो मुझे ये पता लगा कि हिली स्टेट है, नेचुरल कैलामिटी आती है। जब वहाँ अर्थक्वेक आते हैं तो रोड टूट जाते हैं, लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे ये पता लगा कि एक बार रोड टूट गया था तो कुछ माउंटेनियर को सर्च एंड रेस्क्यू के लिए बुलाया गया। मेरे दिमाग में आया मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कभी ऐसा हो सकता है मैं भी फंस जाऊँ। तो मुझे लगा नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए तो सबसे पहले माउंटेनियरिंग सीखना ही चाहिए। और जब आप माउंटेनियरिंग सीख लेंगे तो हो सकता है आप सर्च एंड रेस्क्यू भी करें, लोगों की भी जान की रक्षा करें। ये आइडिया मुझे पहले आया कि मैं माउंटेनियरिंग सीखूंगा, और ये आइडिया आने के आई थिंक 2-3 मंथ्स में मुझे लगा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने चढ़ानी है तो मुझे एक बार माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहिए। ये एम लिया, फिर मैंने ट्रेनिंग की और विद इन ईयर क्लाइंब किया। और भगवान की कृपा से ये मेरा फर्स्ट पीक था माउंट एवरेस्ट, जो कि हमने सक्सेसफुली क्लाइंब किया। जी प्रेम सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति के मन में आ जाए कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, मैं एवरेस्ट पर चढ़ना चाहता हूँ, क्लाइंब करना चाहता हूँ, कितना मुमकिन है और कैसे मुमकिन है? क्या इसके लिए प्री एक्सपेडिशन ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है? प्रेम सिंह जी। धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहूँगा इस मसले में कि जब आप ऐसे प्लान करते हो, पहले तो बेसिक जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कराते हैं हम लोग। इंडिया में कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो वहाँ से जाके ट्रेनिंग करें। हम लोग तो आईटीबीपी में अपनी ट्रेनिंग सेंटर है मौली में, तो हमने वहाँ ट्रेनिंग किया है। जी तो ट्रेनिंग करें, उसके बाद प्री ट्रेनिंग आपने कहा, तो ये एक बेसिक ट्रेनिंग है। उसके बाद मैं तो ये कहूँगा कि आदमी को एडवांस कोर्स भी करना चाहिए। एडवांस कोर्स में आपको छोटे मोटे पीक्स क्लाइंब कराते हैं, और डायरेक्ट आप उसके बाद एवरेस्ट के लिए ना एम करके पहले छोटे मोटे पीक्स क्लाइंब करें, 6000 7000 पीक्स क्लाइंब करें। उसके बाद फिर आप मेन पीक है, बड़े पीक्स हैं, 8000 वाले मीटर हाई पीक्स हैं, उसमें एवरेस्ट ऑफ कोर्स हर आदमी के लिए अट्रैक्शन बनता है। तो उसके बाद आप लोग हाई पिक्स पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये संभव है, प्रत्येक यंग जनरेशन को मैं कहूँगा हर आदमी आगे आए। आजकल आ भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो है इस फील्ड में आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी
सर आपसे जानना चाहेंगे, हम सभी जानते हैं कि आजकल क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में सारी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि इस क्लाइमेट चेंज का हिमालय पर कितना असर दिखाई देता है। देखिए असर तो है, एवरी ईयर सैकड़ों लोग चढ़ते हैं और वहाँ एक तो क्लाइमेट पे आप देखें कि जो आइस है, जो स्नो है वो रिसीड कर रही है। मतलब आज से 15-20 साल पहले जिस लेवल पे स्नो था उससे और पीछे जा रही है, चूँकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो असर तो है। अब ये असर ओनली क्लाइंबिंग के कारण है या ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के कारण है? मैं तो बोलूँगा ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। क्लाइंबर्स के वहाँ जाने से ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि वहाँ जो लोग डेली यूज का सामान ले जाते हैं गार्बेज के रूप में, हालांकि नेपाल और चाइना दोनों गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट गार्बेज पॉलिसी बनाई है, पर कुछ तो छूट ही जाता है। हम लोग भी गार्बेज पॉलिसी का एक साइन करके देते हैं कि जो भी गार्बेज हम वहाँ क्रिएट करेंगे वो लेके वापस आएंगे। तो एक तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण असर है, प्लस कुछ पार्ट माउंटेनियरिंग के कारण भी, कुछ पार्ट सिविक सेंस से भी जी, संबंधित है। प्रेम सिंह जी, आपसे पुनः पूछना चाहेंगे, आखिरकार हिमालयन रेंज को ही क्यों एक्सपेडिशन के लोग ज़्यादा चुनते हैं? आप पूरे हिमालय रेंज की स्टडी करेंगे, आप देखेंगे हिमालय रेंज कुल 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी विड्थ अगर देखा जाए तो करीब 150 से लेकर 350 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा रेंज है, यंगेस्ट माउंटेन कहा जाता है, कहने को तो यंगेस्ट रेंज कहा जाता है। लेकिन इसमें जितने हाई पीक्स हैं जो वर्ल्ड में 8,000 मीटर से ऊपर हाई पीक्स हैं, वो सभी के सभी यहाँ हैं, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट जो अर्थ का सबसे ऊंचा पीक है। तो एक बहुत बड़ा ये अट्रैक्शन रहता है पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, कि भाई माउंटेन में जाए और ये हाई एल्टीट्यूड में जाए, जो क्लाइंबर्स के लिए। इसके अलावा जो फ्लोरा और फौना है, वाइल्ड लाइफ है, आप देखेंगे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ इसमें मिलते हैं, लोग स्पेशली उसको देखने के लिए आते हैं। और इसके अलावा जो जो दूसरे अट्रैक्शंस है, अगर पिलग्रिमेज की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो आप कैलाश एक बहुत बड़ा हमारे लिए एग्जांपल है, जहाँ पर लाखों लोग, हज़ारों लोग जो है वहाँ पर हर साल दर्शन के लिए जाते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से रिलेटेड हो, चाहे हिंदूज हो, चाहे जैन हो, जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं, ये सारे लोग दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, तो उसकी वजह से भी लोग इसमें अट्रैक्ट होते हैं। जी जी, प्रेम सिंह जी, चलते चलते युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में? मैं ये कहना चाहूँगा कि माउंटेनियरिंग एक पहाड़ को चढ़ना और किसी पर्वत को चढ़ना ही नहीं है। ये बहुत सारे इसमें चीज़ें आप सीखते हैं। इसमें टीम के बीच में बैठ रहकर आपने कैसे काम करना है, टीम बिल्डिंग का काम करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग का काम करता है, और बहुत कुछ आप सीखते हैं। नेचर के साथ कैसे आपने मिल के चलना है, नेचर आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। तो यंग लड़के इसमें आए, यंग जवान इसमें आए, लड़के लड़कियाँ वैसे आ रहे हैं बहुत सारे इसमें क्लाइंबिंग के लिए। तो ये अच्छा है, ये अच्छा फील्ड है। इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी है इसमें, आप इस पर अपना एम्प्लॉयमेंट भी इसमें जनरेट होता है। आप इसमें आपको अपने आप को आप एक पर्सनल लाइफ की तरह, एक एम्प्लॉयमेंट की तरह आप इसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप क्लोज टू नेचर से हर आदमी को प्यार रहता है, नेचर में बहुत कुछ आपको, नेचर बहुत कुछ आपको दे देता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी, जो आपने इस कार्यक्रम में जुड़कर इतनी बातें साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीडी मॉर्निंग शो में जुड़ने के लिए। थैंक यू। रविंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे चूंकि अभी प्रेम सिंह जी ने बात की रविंद्र जी के एम्प्लॉयमेंट भी है जी, तो क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं और कैसे बच्चे करियर बना सकते हैं माउंटेनियरिंग में, जैसे एवरेस्ट डे पर चूंकि बात चल रही है हमारी? देखिए स्कोप तो है। माउंटेनियरिंग में डायरेक्ट हम बोलें तो वहाँ शेरपा रहते हैं जो कि गाइड का काम करते हैं, तो गाइड का काम है। बट एक्चुअल में आप देखें एवरेस्ट की बात करें तो मोस्टली जो गाइड होते हैं वो हिली एरिया के लोग होते हैं। दूसरा, अगर हम प्लेन के लोगों की बात करें तो वहाँ पे स्कोप है, जैसे आप लॉजिस्टिक कंपनी खोल लें, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन करवाएं, या जो माउंटेनियरिंग गियर होता है, क्लॉथ्स होता है, क्लाइंबिंग इक्विपमेंट होता है, उसका भी आप आउटलेट खोल सकते हैं। आजकल जो लोग एवरेस्ट से लौटते हैं बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। और देखिए क्लाइंबिंग के बाद जो आप में फियरलेसनेस आता है उसके कारण आप में हिम्मत बढ़ती है। तो हिम्मत बढ़ने से आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में सर्च एंड रेस्क्यू हो, कोविड जैसे बीमारी, मैंने स्वयं देखा कि वहाँ एवरेस्ट में एवलांच को फेस किया, बच के आ गया, नियर मिस था। तो कोविड में मुझे डर नहीं लगता था और मैं स्वयं
कोविड हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में जाके लोगों से मिलता था। तो कहने का मतलब ये है कि कुल ये मिला के इस अगर माउंट एवरेस्ट फतह करना है, क्लाइंब करना है, औसतन कितना समय लगता है? देखिए एक्चुअल एक्सपीडिशन में 1.5 से 2 महीने लगता है, बट उसकी तैयारी में मिनिमम 1 ईयर चाहिए। जी जी सर आपने कहा तैयारी में मिनिमम 1 ईयर, जो तैयारी किस तरह की करनी चाहिए? देखिए सबसे पहले अगर आम आदमी को एवरेस्ट चढ़ना चाहे तो सबसे पहले वेट लॉस करना पड़ेगा। इसके बाद रनिंग जॉगिंग कर कर के स्टैमिना बिल्डिंग किया जाता है। इसके बाद आप ट्रैकिंग करते हैं, चूँकि वहाँ 10 दिन ट्रैकिंग करके नेपाल साइड से एवरेस्ट बेस कैंप करेंगे, और ट्रैकिंग खाली हाथ नहीं, रक्सैक में 10, 15, 20 किलो लेके करना पड़ता है। इसके बाद आप चूँकि माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं, 29,029 फीट पे जा रहे हैं, तो आप इसके पहले किसी हाई एल्टीट्यूड पे जाके बॉडी को एक्लिमेटाइज करते हैं। एक्लिमेटाइज का मतलब है जो वहाँ थिन एटमॉस्फेयर है, जहाँ कम ऑक्सीजन है, लो टेम्परेचर है, वहाँ ले जाके खुद को टेस्ट करते हैं कि क्या एवरेस्ट पे हमारा बॉडी सस्टेन कर पाएगा। उसके लिए हम लोग प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन करते हैं। एक्लिमेटाइजेशन में कुछ पीक भी चढ़ते हैं, जैसे मैं 3 बार एवरेस्ट गया तो तीनों बार अन्य भी पीक उसके। तो ये बेसिकली ये फिजिकल ट्रेनिंग है, अन्य भी है, फाइनेंशियल है, मेंटल है, बट मेन फिजिकल ट्रेनिंग की। मेंटल ट्रेनिंग की बात की तो कैसी मेंटल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी? देखिए मेंटल ट्रेनिंग, चूँकि आप वहाँ जाते हैं, जाने के साथ ही आपको न्यूज़ मिलता है कि आज ये मर गया, आज वो मर गया, जैसे कोविड में होता था। तो आपको मेंटली टफ रहना है। जब आप रास्ते में जाएंगे तो कई सारे ईयर्स ओल्ड डेड बॉडी को इनकाउंटर करें, मतलब बगल में है, लगता है सोया हुआ है, और पता चलेगा कि 10 साल पुराना डेड बॉडी है। तो इससे आपका दिल दहल जाएगा। तो मन मजबूत करके फियरलेसनेस तो चाहिए। इसके लिए तैयारी क्या है, आप पहले की मूवी देखिए, उसके बारे में बुक पढ़िए, तो उससे आपको लगेगा। पॉजिटिव मूवी देखिए कि डिजास्टर से कैसे बचता है, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा उससे। तो ये है मेंटल प्रिपेयरनेस, बेसिकली मेंटल टफनेस, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। सर हम एक सामान्य क्लाइमेट से जाते हैं और ऐसे में वहाँ -डिग्री में हम लोग को टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहाँ बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियाँ मिलेंगी। तो ऐसे में उनको आपने ओवरकम कैसे किया? आप बेसिकली वहाँ जो फिजिकल चैलेंजेज हैं, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -25 टू अराउंड -45 रहता है। विंड वहाँ जेट स्ट्रीम राउंड द ईयर रहता है। ये अलग है कि ऑनसेट और ऑफ मानसून में विंड स्पीड कम हो जाता है। जो स्लोप रहता है, टेरेन बहुत ही डरावना है। ऑक्सीजन यहाँ 21% है, वहाँ ऑलमोस्ट 1/3 ऑक्सीजन रहता है। तो ये फिजिकल चैलेंजेज हैं, और इसको तैयारी, जैसा कि मैंने बोला कि आप एक तो फिजिकल स्टेमिना बनाइए, और दूसरा हाई एल्टीट्यूड पे जाके अपने बॉडी को टेस्ट कीजिए। इवन एवरेस्ट क्लाइंबिंग में भी एक ही बार नहीं क्लाइंब करते हैं। पहले बेस कैंप पे गए, 3-4 दिन रहे, फिर कैंप 1 गए, वहाँ एक रात रुके, फिर नीचे आए, फिर 2-4 दिन रहे, फिर कैंप 2 गए, वहाँ रात रुके। तो इस तरीके से जब आप अराउंड 7,300 मीटर पे, कैंप 3 है नेपाल साइड में, और ABC है नॉर्थ कोल है चाइना साइड में, जो कि अराउंड 7,000 से लेके 7,500 के बीच में है। जब वहाँ जाके आप एक रात बिता लेते हैं, तब ये टेस्ट है कि एक्चुअल में आपकी बॉडी ऊपर तक जाने के लिए फिट है। जी, और बहुत प्रैक्टिकल अगर एक प्रश्न पूछना चाहो रविंद्र कुमार जी, ऐसे एक्सपेडिशन में कितना धन खर्च हो जाता है? मतलब क्योंकि यंगस्टर्स आजकल पोटेंशियल तो खूब रखते हैं, उनकी इच्छा तो है, एस्पायर तो करते हैं कि हम भी कुछ ऐसा एक्सपेडिशन करें, लेकिन फाइनेंस, विटामिन M बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए माउंटेन, कोई भी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन एक्सपेंसिव है, चूँकि एट दैट एल्टीट्यूड आपको सारी व्यवस्था करनी है, इक्विपमेंट महंगे होते हैं। मैं पर्टिकुलर एवरेस्ट की बात करूं तो 2013 में मैं गया था तो अराउंड 20 लाख खर्च आए थे। 15 में गया तो 25 लाख हो गया, फिर मैं 19 में गया तो 30 से 35 लाख हो गया। तो इन्फ्लेशन वहाँ भी असर करता है। एक्सपेंसिव है, बट लोग नॉर्मली स्पॉन्सरशिप लेके जाते हैं। जी, तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एक्सपेडिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, या व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही इसकी तैयारी करनी होगी, स्पॉन्सरशिप्स तलाशनी होगी? नहीं, इंडिया में कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं, जैसे HMI दार्जिलिंग है, NIM उत्तरकाशी है, इस टाइप से अरुणाचल प्रदेश में है, अन्य जगह भी हैं। तो वहाँ जाके आपको बेसिक जो क्लाइंबिंग स्किल है, उसको बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स बोलते हैं, लगभग 1 महीने का होता है, 28 डेज।
फिर उसके बाद एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स है। तो ये आपको बेसिक क्लाइंबिंग स्किल और एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइवल टेक्निक बताता है। इसके बाद ये तो स्किल हुआ। स्टेमिना बिल्डिंग के लिए हमने बताया आपको दिन रात मेहनत करनी है, चाहे रनिंग हो, जॉगिंग हो, ट्रैकिंग हो, क्लाइंबिंग हो। अब दिल्ली में रह के कैसे करेंगे, तो हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की सीरीज चढ़ते थे। तो जहाँ आप हैं वहाँ तैयारी पर्सनल लेवल पर भी और एक जो फॉर्मल ट्रेनिंग है वो भी करनी पड़ती है, और फिर फाइनल एक्लिमेटाइजेशन बिफोर एक्चुअल एक्सपीडिशन। जी सर, आपने बताया कि चुनौतियां तो देखिए हर स्तर पर होती ही हैं, तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी उस दौरान रहे होंगे, तो उसमें अपना कुछ अंशु जी, ये जो रविंद्र कुमार जी हम जो ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ये क्या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित है या क्या क्या कुछ हो रहा है इसमें? ये तो बेस कैंप है, साउथ तरफ का बेस कैंप है, नेपाल तरफ का, और वहाँ पे सामान ले जा रहे हैं उसमें खींच के। जी जी। और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग देख रहे हैं, क्या प्रक्रिया होती है इसके लिए, क्योंकि सामान्य तरीके से तो इसको हम लोग लॉजिस्टिक्स मैनेज नहीं कर पाते होंगे? देखिए, एवरेस्ट को बोला जाता है वो डेथ जोन में है। डेथ जोन नॉर्मली 8000 मीटर के ऊपर माना जाता है, और इसका ये कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे वायुमंडल में मिनिमम इतना भी ऑक्सीजन नहीं है कि आपका बॉडी सरवाइव करे, और इसलिए लोग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन लेते हैं। जो बॉटल आपने देखा वो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन का बॉटल है। नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो 5 बॉटल लोग लेते हैं, 3 अपहिल क्लाइंबिंग में, मतलब ऊपर जाते वक्त, और 2 रिटर्न करते हुए। नॉर्मली क्लाइंबर 7000 मीटर के ऊपर ऑक्सीजन बॉटल से जाते हैं, शेरपा नॉर्मली 8000 मीटर के ऊपर। और हमारे साथ एक और गेस्ट हमारे आज के इस दिवस पर खासतौर पर जुड़ गए हैं। स्वागत कीजिए श्री लवराज सिंह धर्मशक्तु जी का। 7 बार एवरेस्ट क्लाइंब कर चुके हैं। ऐसे लवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर। 1-2 बार नहीं, पूरे 7 बार आप एवरेस्ट गए। आखिरकार वो क्या इंस्टिंक्ट था लवराज जी जो आपको 7 बार पर्वतारोहण करने के लिए, जिसने इंस्पायर किया या मोटिवेट किया? ये तो मैं तो वैसे बहुत रिमोट एरिया से रहने वाला हूँ मैं जी। मुनस्यारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में जी। तो माउंटेन में ही हम लोग पैदा हुए, वहीं रहे, तो माउंटेन को देख के मैंने ग्रो किया। जी। तो ये एक बड़ा अच्छा वो था कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे मुझे पता लगा कि मुझे फील्ड में भी जो है माउंटेनियरिंग भी होता है। तो फिर मैंने कोर्सेज करने के बाद फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा, तो ये एक हर क्लाइंबर का ड्रीम होता है, जी। हर स्पोर्ट्समैन का ड्रीम होता है कि भाई वो ओलंपिक में मेडल लाए या ओलंपिक में का हिस्सा बने। ऐसे मेरा भी ड्रीम था कि मैं एवरेस्ट करूं। तो 1998 में मुझे पहली बार मौका मिला एवरेस्ट जाने का, नॉर्थ साइड से। जी। लवराज जी, कभी ऐसा हुआ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डिगने लगा हो या लगने लगा हो, क्योंकि 7 बार का अनुभव है आपको, कभी ऐसा लगा कि नहीं मैं थक रहा हूँ या हार रहा हूँ? कई बार हुआ ऐसा, बहुत बार हुआ। मैं वैसे तो टोटल मैं 11 बार गया हूँ एवरेस्ट में, अलग अलग रूट से। चाइना से भी गया हूँ, तिब्बत साइड से 3 बार, और नेपाल साइड से, और कांगसुंग फेस जो टफेस्ट रूट है तिब्बत साइड से, ईस्ट रिज है, उस पर भी गया हूँ। और कई बार अनसक्सेस भी हुआ, और कई बार लगता है कि भाई बहुत मुश्किल है। 99 में मेरा चोट लग गई थी कांगसुंग फेस में, और मेरे को वापस आना पड़ा उस सेक्शन से। तो ये तो माउंटेन है, नेचर के साथ आप फाइट कर रहे होते हैं, नेचर के करीब आप जाना चाहते हैं, तो नेचर भी चाहता है कि भाई उसको वो अपना वो दिखाए। जी, नेचर के सिद्धांतों को, नेचर के नियमों का भी पालन करते रहें, यही बात आज हम इस शो में भी कर रहे हैं। लवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, विचार साझा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते रविंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, माउंटेनियरिंग करनी है, पर्वतारोहण करना है और एवरेस्ट क्लाइंब करना है, मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होगी इसकी? अब देखिए, क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेसिक तो यह है कि आपको बेसिक क्लाइंबिंग स्किल आना चाहिए जी। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी सेफ्टी के लिए, जो भी क्लाइंबर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए। दूसरी तरफ अगर हम नेपाल और चाइना की बात करें तो वो क्लाइंबिंग परमिट लेनी पड़ती है।
कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया हैं, जैसे सागरमाथा जोन है नेपाल में, और वो चाइना तरफ भी है, तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है, गार्बेज परमिट लेना पड़ता है। जी। कुछ इसमें एज का कहीं कोई ये नहीं है, चूँकि 13 इयर्स यंग हैं, जॉर्डन रोमरो हैं, उन्होंने क्लाइम किया है। 80 इयर्स ओल्ड यूचिरो मोइरा हैं, उन्होंने किया है, तो एज का कुछ नहीं है। सिटीजनशिप का ऐसा कुछ नहीं है, बट K2 हम लोग चूँकि POK में है और पाकिस्तान सरकार बोलती है वीज़ा चाहिए तो यहाँ से नहीं मिलता है, तो वो एक है रेस्ट्रिक्शन। और बाकी तो हमें लगता है कि जब भी आप माउंटेन क्लाइम करने जाते हो तो उसकी डबल तैयारी करो, डबल, ताकि 2 बार भी हमें आना जाना पड़े तो आप सेफली कंफर्टेबली क्लाइम करके उतर सको। जी, कुल मिलाकर रिसर्च करो, जी, डबल तैयारी करो, और फिर तो सक्सेस निश्चित मिलनी ही है। रविंद्र कुमार जी, आप जुड़े कार्यक्रम में, आपके एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा, आपके रोमांच को यही स्टूडियो में हमने फील कर लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। और आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, अपने फीडबैक और सजेशंस ज़रूर हमें ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है ddmorningshow23@gmail.com। बताइए आप क्या कुछ और देखना चाहते हैं और आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा। फिलहाल इस अंक में दीजिए अनुमति। नमस्कार।